नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सुंदर कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। सूरज बहुत ही गरीब नौजवान था। उसकी गरीबी इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसके पास ना तो शरीर ढकने के लिए पूरा गर्म कपड़ा था और ना ही पेट भरने के लिए उचित खाना। ठंड इतनी तेज थी कि शरीर की हड्डियां मानो बर्फ बन रही हों। ठंडी हवाएं जब चलती तो ऐसा लगता जैसे नुकीली बर्फ शरीर में समा रही हो। रातें खासकर बहुत ही कष्टदायक होती, क्योंकि आग के बिना एक पल भी बिताना मुश्किल हो जाता था। सूरज की अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। वो गांव के ज़मींदारों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता, उसका रोज़गार ख़त्म हो जाता, क्योंकि खेत बर्फ़ से ढक जाते और मजदूरों के हाथ पांव सुन्न हो जाते। जिस झोपड़ी में वो रहता था वो भी अत्यंत जर्जर थी। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा बेधड़क अंदर आती रहती, छत से पानी और बर्फ टपकती रहती और दरवाज़ा इतना कमज़ोर था कि तेज़ हवा चलती तो पूरा घर कांपने लगता। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसका नाम पार्वती अम्मा था, उसके दरवाजे पर आई। ठंड की वजह से उनके होंठ कांप रहे थे और सांस धुएं जैसी बाहर आ रही थी। उन्होंने सूरज को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। फिर उन्होंने नर्म लेकिन गंभीर आवाज में कहा, बेटा सूरज, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे हाथ पांव स्वस्थ हैं, फिर भी तुमने खुद को इस बेबसी के हवाले क्यों कर रखा है? क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि अपनी हालत बदल सकते हो? सूरज ने एक लंबी ठंडी सांस ली और धीरे से बोला, पार्वती अम्मा, चाहे इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, होता वही है जो भगवान ने उसकी किस्मत में लिखा हो। इस कड़ी ठंड में तो जीना भी किसी सज़ा से कम नहीं लगता। ऐसे में मेहनत करने का हौसला भी टूट जाता है। अम्मा ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। फिर उन्होंने थोड़े मजबूत लहजे में कहा, बेटा, यही सोच तुम्हारे पिता की भी थी। वो भी हर बात को नसीब कहकर टाल देते थे। उन्होंने कभी अपनी हालत बदलने की सच्ची कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ कि पूरी जिंदगी तंगी में गुजरी। आज तुम जिस गरीबी में जी रहे हो, वो कहीं ना कहीं इसी हार मान लेने वाली सोच का नतीजा है। जरा गांव के बाकी लोगों को देखो, सबके पास अपनी ज़मीन है, अपने पक्के घर हैं और सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त इंतज़ाम है। लेकिन तुम अब भी उसी पुरानी झोपड़ी में रह रहे हो जो तुम्हारे दादाजी के समय की है, जहां ठंड हर समय अपना राज बनाए रखती है। सूरज चुपचाप सिर झुकाए सुनता रहा। पार्वती अम्मा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब तक तुम अपनी बदकिस्मती का रोना रोते रहोगे और मौसम को दोष देते रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम्हारी शादी भी एक दिन होगी, लेकिन शादी तभी संभव है जब तुम्हारे पास अपना घर हो, पर्याप्त कपड़े हों और रोजी कमाने का पक्का सहारा हो। कोई भी अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो खुद ही बेसहारा हो। सूरज ने आदब से हाथ जोड़ते हुए कहा, अम्मा, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं मेहनत करूं और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाऊं, मगर यहाँ गांव में काम का कोई मौका नहीं मिलता। ठंड की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है। ऐसे में मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? पार्वती अम्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने नरमी से जवाब दिया, बेटा, ये दुनिया केवल इस गांव तक सीमित नहीं है। अगर यहाँ रास्ता बंद है तो कहीं और ज़रूर खुलेगा। तुम दूसरे गांव जाओ, वहाँ काम तलाश करो, चाहे तुम्हें ठंडी हवाओं में लंबा सफ़र ही क्यों न करना पड़े। और सुनो, जिस दिन तुमने अपने घर को ठीक कर लिया, दीवारें मजबूत कर ली और खुद को इस काबिल बना लिया कि ठंड तुम्हें कमज़ोर न कर सके, उसी दिन मैं खुद तुम्हारी शादी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी। शादी का जिक्र सुनते ही सूरज की बुझी हुई आंखों में एक नई चमक जाग गई। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अम्मा, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं आज ही से मेहनत शुरू कर दूंगा। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो और ठंड कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद सूरज दूसरे गांव चला गया। वो हर सुबह अंधेरे में उठता और ठंडी हवाओं का सामना करते हुए पूरा दिन मजदूरी करता। उसके हाथ सुन्न हो जाते, पैर जम जाते, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो अपने घर को ठीक कर सके। उसने अपने टूटे हुए घर की मरम्मत करवाई, नई मिट्टी लगवाई, छत मजबूत करवाई और दरारें बंद करवाईं। अब उसका घर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया था। अंदर अनाज भी मौजूद था, जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी।
एक शाम वो अपने घर के बाहर बैठा जलती हुई आग को देख रहा था। उसके दिल में एक विचार आया। आज अगर पार्वती अम्मा मुझे देखें तो जरूर खुश होंगी। मैंने उनकी बात सच कर दिखाई। शायद अब भगवान ने मेरे लिए भी कोई अच्छा रास्ता चुन लिया है। अब तो सब कुछ ठीक है। अम्मा से पार्वती के साथ शादी की बात करनी चाहिए। अम्मा, आपने कहा था कि जब घर तैयार होगा और मेहनत पूरी होगी तो शादी करवा दी जाएगी। अब घर ठीक हो गया है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, ठंड में भी रुकने वाला नहीं हूँ। कृपया शादी करवा दीजिए। अम्मा पार्वती मुस्कुराते हुए बोली। बेटा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, शादी में लोग हर बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। जब लड़की वाले आएं तो चुप रहना, ज्यादा सच बोलने की कोशिश मत करना, वरना शादी का मजा फीका पड़ जाएगा। कुछ दिन बाद अम्मा पार्वती सूरज के घर एक आदमी को लेकर आईं। उसका नाम राहुल था। ठंड के कारण सबके गाल लाल हो रहे थे। अम्मा पार्वती ने राहुल से कहा, देखो भाई, ये लड़का गांव का सबसे मेहनती और होशियार है। इसके पास अपनी छोटी सी जमीन है और मेहनत करने का पक्का इरादा। तुम्हारी बेटी आएगी तो उसे आराम और इज्जत मिलेगी। ऐसा जीवन साथी कहीं और नहीं मिलेगा। राहुल को खेतीबाड़ी का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन सूरज का नाम सुनकर ही वो खुश हो गया और बोला, बेटी, मुझे लड़का पसंद है। अगले हफ्ते मुलाकात कर लेते हैं और शादी का दिन तय कर देते हैं। क्या ये ठीक रहेगा? अम्मा पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, बेटा सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने सबके लिए रास्ता आसान कर दिया है। तुम दोनों की शादी में सब खुश होंगे और जीवन में खुशहाली आएगी। बिल्कुल पक्का। मर्द की बात एक बार हो जाए तो वापस नहीं मुड़ती। खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, भगवान की कृपा से आज बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। हमारी बेटी का रिश्ता सूरज के साथ तय हो गया है। लड़का मेहनती है, अकेला है, छोटी सी जमीन और काम का अनुभव रखता है। पत्नी ने हैरानी से पूछा, छोटी जमीन? अरे तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? मैं किसान की बेटी हूँ, मुझसे कुछ मत छिपाओ। वो जमीन उसकी अपनी नहीं है, किसी जमींदार से ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा मालिक को देना पड़ता है। अगर अगले साल मालिक चाहे तो जमीन किसी और को दे दे। सर्दी में फसल खराब हो गई तो उसके पास क्या बचेगा? वो मजदूर है, असली जमींदार नहीं। और मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से नहीं करूंगी जो दिन रात मेहनत करता रहे और सर्दी में कांपता रहे। राहुल घबराकर बोला, लेकिन मैंने जुबान दे दी है, अब कैसे पीछे हटूं? तुमने इतनी जल्दी रिश्ता तय कर दिया? लड़के के बारे में सब कुछ पता तो कर लेते। जाओ, उससे जमीन के मालिक होने के कागजात मांगो। देखना, अगर बहाना बनाकर भागने की कोशिश करे तो समझ लेना रिश्ता खत्म है। अगले दिन सर्द सुबह में राहुल सूरज के घर पहुंचा। सूरज ने उसे देखकर अम्मा पार्वती को भी बुला लिया। अम्मा पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, लगता है सब बातें साफ हो गई हैं। आपने जुबान दे दी है, अब शादी की तारीख तय करते हैं। राहुल घबराकर बोला, मैंने अपनी बात दे दी है, लेकिन आप भी अपने वादे पर कायम रहें। पहले लड़के की जमीन के कागजात दिखाइए, फिर शादी की तैयारी कीजिए। ये सुनते ही सर्द मौसम में भी अम्मा पार्वती की भारी सांसें तेज हो गई। वो घबराकर बोली, अरे भाई, वो जमीन अभी पूरी तरह उसकी अपनी नहीं है, बटाई पर है। लेकिन लड़का मेहनत कर रहा है, जल्द ही वो उसे खरीद लेगा। राहुल ने अब गुस्से में आकर कहा, मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे एक मजदूर के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं जो सारी जिंदगी मेहनत करते हैं और फिर भी सुकून नहीं पाते। शर्म नहीं आती झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ते हुए? मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करूंगा। अब शहर में रिश्ता देखूंगा। इतना कहकर राहुल ठंडी हवा में चला गया। सूरजन ने अम्मा पार्वती की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये जरूरी था? झूठ से रिश्ते नहीं बनते, बस टूटते हैं। अब इस सर्दी में मैं अकेला क्या करूंगा? निकाह की बात बिगड़ जाने से सूरजन का हौसला टूट गया। काम में उसका मन नहीं लगता था। वो जहां भी जाता मेहनत का फल नहीं मिलता। लोग नाराज होकर उसे काम से निकाल देते। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि वो भूखा रहने लगा। ठंड ने उसके शरीर को और कमजोर कर दिया। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, यहाँ अब कुछ नहीं बचा, न काम न इज्जत। ये टूटा हुआ घर सर्दी का सामना नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि मैं शहर चला जाऊं, शायद वहां कोई मौका मिल जाए। सूरजन घर से निकल पड़ा। उसे रास्ता नहीं पता था। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच गया। वहां सर्दी और भी ज्यादा कठोर थी। पेड़ों पर बर्फ जमी हुई थी, हवा में बर्फ के कण उड़ रहे थे और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था।
दांत किटकिटाते हुए वो सोचने लगा, ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अगर ठंड और बढ़ गई तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी जिसका नाम शांति था। वो अपनी गाय को लेकर जा रही थी। सर्दी के कारण उसकी चादर पर बर्फ जम रही थी। सूरजन ने मन ही मन कहा, ये बुढ़िया इस जंगल में रहती है, उससे रात का सहारा मांगना चाहिए। वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर एक छोटा सा घर और एक झोपड़ी दिखाई दी। शांति ने गाय को झोपड़ी में बांधा और घर के अंदर जाने लगी। सूरजन आगे बढ़ा और बोला, अम्मा, माफ़ कीजिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या एक रात के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? शांति चौंक कर बोली, कौन हो तुम? इस घने जंगल में इतनी कड़ी ठंड में कैसे आ गए? आज से पहले यहाँ कोई नौजवान नहीं आया। शांति ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अम्मा, मेरा नाम सूरजन है, बहुत गरीब हूँ। गांव में गुजारा नहीं होता था, इसलिए शहर जा रहा था काम की तलाश में। रास्ते में जंगल में रात हो गई, बस एक रात का आसरा चाहिए, सुबह होते ही चला जाऊंगा। शांति ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, अपने घर में कैसे ठहरने दूं? कहीं और जगह देखो। सूरजन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, अम्मा, इस जंगल में और कौन रहता है? अगर आप नहीं रखेंगी तो जंगली जानवर खा जाएंगे या ठंड से जान चली जाएगी। अगर घर में जगह नहीं है तो गाय की झोपड़ी में ही सो जाऊंगा। शांति ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, गाय की झोपड़ी में? और अगर मेरी गाय कहीं भाग गई तो? नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती, यहाँ से चले जाओ। सूरजन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, अम्मा, मैं चोर नहीं हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, कसम खाता हूँ। बुजुर्ग औरत थोड़ी देर रुक गई, फिर नर्म लहजे में बोली, ठीक है, थोड़ी देर यहीं खड़े रहो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। वो अंदर गई और अपनी बेटी सीमा से बोली, सीमा, बाहर एक नौजवान खड़ा है, रात गुजारना चाहता है, एक बार देख तो लो। सीमा ने झांकते हुए शर्माते हुए कहा, अम्मा, बेचारा ठंड में कांप रहा है, रहने दो उसे। बुजुर्ग औरत ने गरज कर कहा, अरे बेवकूफ, तू देख तो सही, तेरी उम्र शादी की है और ये लड़का मेहनती लगता है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सीमा ने झांकते हुए शर्माते हुए कहा, अम्मा, मैंने देख लिया, मुझे पसंद है, अगर आप इजाज़त दें तो शादी के लिए तैयार हूँ। बुजुर्ग औरत की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो बाहर आईं और सूरजन की ओर मुस्कुराकर बोली, चलो बेटे, आज रात तुम यहाँ ठहर सकते हो, बस वादा करो सुबह होते ही शहर की तरफ रवाना हो जाओगे। बेटा, अंदर आ जाओ, ठंड में खड़ा क्यों हो? सूरजन अंदर आया। घर में छोटी सी आग जल रही थी। वो सोचने लगा, बड़ी मुश्किल से इस बुजुर्ग औरत ने मुझे रुकने दिया है, मैं उसकी बेटी की तरफ नज़र भी नहीं उठाऊंगा। बुजुर्ग औरत ने टोका, बेटा, इतनी शर्मीले क्यों हो, आंख तक नहीं उठाते? सूरजन ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं उसकी बेटी की तरफ नज़र भी नहीं उठाऊंगा। अम्मा, लड़कियों के सामने आते ही घबरा जाता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। बुजुर्ग औरत हंस पड़ी, अरे बेटे, लड़की कोई जंगली जानवर नहीं है, खाना खाओ और आराम करो, कल सुबह शहर जाना है ना। सूरजन इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह सीमा आकर उसे जगाने लगी। सूरजन हड़बड़ाकर उठ बैठा। माफ़ कीजिए, देर हो गई, मुझे अब जल्दी निकलना होगा। सीमा ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, आप इस तरह नहीं जा सकते। सूरजन हैरानी से बोला, क्यों? मुझे शहर जाना है। सीमा ने आंखें झुकाकर कहा, रात को मैंने सपना देखा, सपने में हमारी शादी हो चुकी थी, अब आप मेरे पति हैं। सूरजन चुपचाप सुनता रहा। ये कैसी बात हुई? सपना थोड़े ही सच होता है। सीमा ने उसे हुए कहा, सुबह का सपना कभी झूठा नहीं होता, अगर आप चले गए तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। सूरजन हैरानी से बोला, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ? सीमा ने आंखें झुकाकर कहा, अम्मा तो कब से यही चाहती हैं। शाम को बुजुर्ग औरत गाय लेकर घर पहुंची। सूरजन को देखकर वो मन ही मन खुश हुई। जब बेटी ने सारी बात बताई तो बुजुर्ग औरत सूरजन के पास आई। बेटा, तुम शहर नहीं गए? बेटा, डरो मत, मेरी बात सुनो, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मेरा नाम शांति है। मैं लालपुर गांव की जमींदार की पत्नी थी। जमींदार की दूसरी शादी के कारण हमें नुकसान पहुंचाने की साजिश हुई। जब मुझे पता चला तो मैं सीमा को लेकर जंगल में आ गई। तब से हम यहाँ हैं। 19 साल हो गए।
सूरजन चुपचाप सुनता रहा। बुजुर्ग औरत आगे बोली, अब बेटे, तुम्हें सब बता दिया। तुम बस इतना जान लो कि यहाँ सुरक्षित हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम सीमा के साथ खुश रहो। पाप का घड़ा भरता ही है। इस नीच औरत ने एक दिन जमींदार का हत्या कर दी और खुद जमींदारनी बन बैठी। राजा के सामने खुद शिकायत करने गई ताकि शक ना हो, लेकिन राजा के जासूसों ने सच उगलवा लिया। अब उसे फांसी होगी। हमारे पुराने वफादार नौकर ने आकर ये खबर दी। जमींदार ने मरने से पहले सारी जमीन सीमा के नाम कर दी थी। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा। सूरजन की आंखें नम हो गईं। बुजुर्ग औरत ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, सीमा ने तुम्हें अपना पति मान लिया है। अब तुम हमारे साथ चलोगे, और याद रखो, हम दौलत के लिए अपनी ईमानदारी नहीं बेचते। सूरजन ने विनम्रता से कहा, अम्मा, आप सच में बहुत बड़े दिल की हैं। इस दुनिया में कैसी कैसी औरतें होती हैं। कुछ अपने पति के लिए सब कुछ सह लेती हैं और कुछ लालच में सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। बुजुर्ग औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही दुनिया है बेटे। जो सच्चे हैं, भगवान उनका साथ देता है, और जो ईमान बेचते हैं, एक दिन अपने किए की सज़ा ज़रूर पाते हैं। अगले दिन नौकर आया। सूरजन, बुजुर्ग औरत, शांति और सीमा तीनों जमींदार की हवेली की ओर रवाना हुए। सीमा जमींदारनी बनी और सूरजन उसका पति। अब उनके घर में न सर्दी थी न भूख। मेहनत, ईमानदारी और भगवान की कृपा से सूरजन की तकदीर बदल चुकी थी। सूरजन ने